तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में संसद पहुंचने वाले हैं। आप घड़ी की सुई मिला लें, 2:15 पर ठीक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंच जाएंगे और इस सत्र में पहली बार प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर आपको दिखाई देंगे। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी स्पीच आज प्रधानमंत्री सुनेंगे वहां बैठ करके। राहुल गांधी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के, और राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला। चौकीदार दुकानदार, यानी उन्होंने कहा कि एक चौकीदार की सरकार है और एक प्रधानमंत्री की और एक दुकानदार की पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी है। बहरहाल प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं संसद भवन और उसके बाद जो और भाषण होंगे वो बैठकर प्रधानमंत्री सुनेंगे, जिनमें खास तौर पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण होने जा रहा है विपक्ष के नेता के तौर पर। कल तक ये तय नहीं था कि अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे। अमित शाह जब बोल रहे थे, उन्होंने बल्कि उस वक्त उनकी ओर एक व्यंग भी कसा और कहा कि आपकी पार्टी ने तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप हमारे समय में से आधा घंटा ले लीजिए और बोल लीजिए। अब ये कैसे उनके लिए फिर समय निकाला गया है, ये अलग विषय है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी आज बोलेंगे प्रधानमंत्री से ठीक पहले विपक्ष के नेता की हैसियत से, और उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब होगा। जवाब लंबा हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत सारे विषय समेटने हैं, बहुत सारे विषयों के उनको जवाब भी देने हैं, और साथ साथ इस मौके का पूरा लाभ भी उनको उठाते हुए जनता तक अपनी बात को पहुंचाना भी है, बताना भी है जो कामकाज हुए उनकी सरकार में। और ये चुनावी वर्ष है, ये मत भूलिए। तो आज तो जो भी मौका और मंच मिले उसका हर कोई उपयोग, हर नेता उसका पूरा उपयोग करेगा। लेकिन शायद विपक्ष इसमें थोड़ा चूकता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी भी जो उपयोग कर सकते थे इस पूरे मौके का, शायद वो पूरा फायदा उसका नहीं उठा पाए। शायद थोड़ा लंबा बोल सकते थे, 37 मिनट का उनका भाषण रहा। शायद भाषण में उतनी दिशा भी उनकी दिखाई नहीं दी। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार के मंत्रियों ने पूरा समय लेकर के जवाब दिया है। स्मृति ईरानी काफी लंबा बोली, बहुत सारी चीजों की उन्होंने बात की। अपने मंत्रालयों के अलावा सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने भी रखा। वित्त मंत्री जब बोलने के लिए आई तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक हालत के बारे में, और विश्व की तुलना में, बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत कैसे अच्छा कर रहा है, यूपीए के जमाने से अब तक क्या परिवर्तन आया है, लोगों की जिंदगी में कितना फायदा पहुंचा है, ये सारी बातें वित्त मंत्री के भाषण में आज थीं। और अब प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उनके सामने भी पूरा मैदान खुला हुआ है बातें अपनी कहने के लिए। लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं 2:02, तो अब से मान लीजिए 10-12 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री संसद के अंदर होंगे। इस पूरे विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री आए, तो उनकी वो मांग आखिरकार पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री अंतिम 1-2 भाषण शायद वहां बैठ करके सुनेंगे। प्रदीप जी, अधीर रंजन चौधरी का तो भाषण सुनेंगे ही। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का भाषण जो है जैसे 2018 में हुआ था, इस 2023 में भी वो एक तरह से भूमिका तैयार करेगा 2024 के चुनाव के एजेंडे की, कि वो किस एजेंडे पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष अपना कोई एजेंडा सेट नहीं कर पाया। जैसे आपने अभी राहुल गांधी के भाषण का जिक्र किया, सबसे बड़ी दो कमियां अगर कहें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, कोई फोकस नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की बात शुरू की, वैसे ही उनका जो है पूरे भाषण का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। ये मौका, ये अवसर, ये स्थान नहीं था भारत जोड़ो यात्रा की बात करने का। अब मुश्किल ये है कि उनके 19 साल के संसदीय राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है, तो इसलिए वो उसका जिक्र ज़रूर करते हैं जहाँ भी मौका मिलता है। तो बात अविश्वास पर, इस सरकार में अविश्वास क्यों है? जनता को, मतदाता को आपको बताना था कि हम इस सरकार के खिलाफ क्यों हैं, इसके विरुद्ध क्यों हैं। इस सरकार ने 9.5 साल में क्या गलतियां की हैं, किस तरह से देश का नुकसान किया है, ये सब बातें आपको बतानी थी। उसकी बजाय आपने कहा कि हमारा अहंकार खत्म हो गया भारत जोड़ो यात्रा के कारण। तो आप बता रहे हैं कि हम अहंकारी थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अहंकार खत्म हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुनने के लिए वहाँ कम से कम कांग्रेस के लोग भी नहीं थे। विपक्ष के लिए बड़ा लेट डाउन है राहुल गांधी का भाषण। और प्रधानमंत्री का भाषण अभी अब क्या बोलेंगे ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरह का उनकी कम्युनिकेशन की स्किल है, जिस तरह वो विषय को रखते हैं, जितनी तैयारी करके आते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है तैयारी। पुराने लोगों को जो देखा है हमने, सांसदों को लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे, इतनी तैयारी करके भाषण से पहले आते थे। उनका इस बात पर बड़ा जोर होता था कि अगर हमको इस विषय पे बोलना है तो पार्टी हमको पहले से सूचित करे, हम उसकी तैयारी कर सकें। लेकिन अब
अब देखते हैं सांसदों को, वो ऐसे ही उठ के चले आते हैं कि कोई भी विषय हो हमको बोलना यही है, वो बोलकर चले जाएंगे। राहुल गांधी का भाषण तो ऐसा ही लगा, बिल्कुल। उन्होंने मतलब शायद सोचा कि मैं तो बोल ही लूंगा। हाँ, बताइए। कि मैं जो बोलूंगा वो वही जो सुना जाएगा वही माना जाएगा। तो ये जो अंदाज है कि भाई हमको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इस विषय में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई जो फोकस बात नहीं करनी है, हमारे मन में जो है वो, उन्होंने कहा कि दिमाग से नहीं दिल से बोलूँगा। तो अब क्या बोला, तो किसके दिमाग में गया किसके दिल में गया पता नहीं। राहुल गांधी ने जब वो 2 घटनाओं का जिक्र किया था अपने भाषण में, जो उन्होंने बताया 2 घटनाएं बताई उन्होंने, तो निश्चित रूप से पूरा सदन उस वक्त सन्नाटे में था और सुन रहा था। हम सब भी उनको सुन करके मतलब काफ़ी रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर ऐसी कुछ घटनाएं और वो बताते और फिर वो बताते कैसे कैसे सिस्टम की विफलता है वहाँ, राहत कैंपों में क्या दिक्कतें हैं, कैसे लोग पीड़ित हैं, सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं हैं, ये सब अगर फोकस करते और उस पर सवाल पूछते सरकार से तो ज़्यादा बेहतर होता और तब शायद गृहमंत्री प्रधानमंत्री जी को स्पेसिफिक जवाब देने पड़ते उन सवालों के। अभी देखिए महुआ मोइत्रा बोल रही हैं, ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री 2 दिन नहीं थे यहाँ पर, 2 दिन क्यों नहीं आए और अभी आएंगे और बस अपना भाषण दे करके चले जाएंगे। उनका कहना है प्रधानमंत्री को 3 दिन यहाँ पर होना चाहिए था। नहीं, ये कहने में कोई गलत नहीं, प्रधानमंत्री को होना चाहिए था कायदे से। अगर 3 दिन जो है पूरे समय नहीं तो बीच बीच में कुछ समय जो निश्चित रूप से होना चाहिए था, परंपरा यही है। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और संसद में जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए अब ये उम्मीद करना कि कोई परंपरा का पालन करेगा, कोई जो है नैतिकता की बात करेगा, वो सब इस समय की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा, पीछे छूट गई, वो सब पीछे छूट गई है बातें। तो इसलिए जो है ये उम्मीद करना, अब प्रधानमंत्री आते तो क्या दृश्य होता। प्रधानमंत्री जब पिछली बार संसद में उन्होंने बोलने की कोशिश की, बोलने नहीं दिया गया, तो ये भी उनका अनुभव है कि भाई आमतौर पर होता है यह है कि लीडर अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहे हो तो सुना जाता है, उसमें हल्ला हंगामा नहीं होता। आप कोई बीच में सवाल टिप्पणी कर दे वो अलग चीज़ है, लेकिन भाषण को डिसरप्ट करने की कोशिश नहीं हुई। मुझे तो याद आ रहा है किसी वक्ता ने बीजेपी की तरफ से पूछा भी, शायद निशिकांत दुबे ने, कि आप सुनेंगे ना जब प्रधानमंत्री आएंगे, देख लीजिएगा ये वॉकआउट कर जाएंगे, जब उनका जवाब आएगा तो ये सब लोग यहाँ सदन से चले ही जाएंगे। किसी ने कहा था, ये किसने कहा था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन किसी वक्ता ने कहा था ये। आप सही उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, और कम से कम कल जैसे गृहमंत्री का भाषण सुना गया, सब लोगों ने बैठ करके सुना, सदन में शांति भी थी उस वक्त, बीच बीच में टोका टाकी तो चलती रहती है, लेकिन ऑन द होल उनके भाषण को गंभीरता से लोगों ने सुना। उनका जवाब भी बड़ा अच्छा था, डिटेल्ड जवाब था, फैक्ट्स भी थे उसके अंदर। आज प्रधानमंत्री का भाषण भी उसी स्पिरिट में सुना जाए, उम्मीद ऐसी करनी चाहिए, बाकी जो होगा वो तो देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि सुना ही जाएगा, और भले थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में हल्ला हंगामा करने की कोशिश हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी तंज तो कसेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो कुछ विषयों पर, और करना भी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आप जब संसद में बोलते हैं तो आपके लिए एक तो है कि तुरंत का इम्पैक्ट, लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वो तब होता है जब वो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। संसदीय परंपरा में कहा भी जाता है कि भाई फलाना नेता ने उस सन में बोला था। राहुल गांधी जब जब बोलते हैं, आधे से ज्यादा उनके भाषण को स्पीकर कहते हैं इसको आउट कर दो, ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। अब अगर ऐसा भाषण राहुल गांधी तैयारी करके दे रहे हैं, डिसक्वालीफाइड से क्वालिफाइड एमपी होने के बाद उनकी ये तैयारी है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, जब आप कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी पार्टी है, ढेर सारे लोग हैं, इसका मतलब है कि सोचने विचारने की परंपरा खत्म हो रही है। वो सोच रहे हैं कि जैसे आप टीवी की डिबेट में आजकल 2 प्रवक्ता आते हैं, 2 पार्टियों के, एक दूसरे को कुछ भी बोल के, कुछ निजी टिप्पणी, कुछ गंदा बोल के, और उसी में चले जाते हैं, वो अंदाज आ गया है क्या? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी संवेदनशील समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भारत माता की हत्या हो गई। आपको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना है, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना है और उनको हत्यारा बताना है, तो ये शब्दावली अगर है तो इसका मतलब कि आपके पास कंटेंट नहीं है। आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा मणिपुर में हुआ, लेकिन इसके पहले जो कुछ हुआ है वो शायद इससे भी ज्यादा भयावह और खतरनाक है, और अभी जो हो रहा है उसके पीछे की घटनाएं, वजहें बहुत सी और भी हैं।
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सचमुच कोई विकल्प है। विकल्पहीनता जो जिसको कहते हैं ना, कोई बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति में टीना फैक्टर होता नहीं है, लेकिन इससे बड़ा टीना फैक्टर क्या होगा जो राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद देश सोच रहा होगा। ये अपनी इंटरेस्टिंग बात की, इस पर बात करते हैं। टीएमसी की महुआ मोइत्रा लोकसभा में बोल रही हैं और उन्होंने भी एक कभी बड़ी दिलचस्प बात कही, वो आपको जरा हम सुनाते हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मोदी आखिर में आएंगे, सबकी धज्जियां उड़ाकर चले जाएंगे। सुनिए। We are here to ask the questions in our "Tum abhi chup raho" republic, where the Honorable Prime Minister tells the governor, "Chup raho," where we as elected MPs in this house are routinely told, "Chup raho." This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to raho chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे। Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur. महुआ मोइत्रा कह रही हैं प्रधानमंत्री नहीं रहे अब चर्चा के दौरान, अब वो कह रही हैं उनको होना चाहिए था। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पहले तो देवेंद्र, आप प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंच रहे हैं, कितनी देर में पहुंच रहे हैं, जानकारी अगर आपके पास है तो। और इसमें दो चीज़ें सौरभ। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के अंदर यानी कि लगभग 2:15 के आसपास सदन में पहुंचेंगे और उस समय उनके पहुंचने का पर्पस ये रहेगा कि जो लीडर है अपोजिशन का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, उसके जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके बोलने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहें, ये खुद पीएम ने तय किया। और हमें सोर्सेज से इस बात की जानकारी मिली कि बाकायदा आपसे 1-1.5 घंटे पहले लोकसभा सचिवालय को फ़ोन करके ये समय लिया गया कि कब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अधीर रंजन चौधरी हाउस में बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि सदन में वो मौजूद रहें जब प्रतिपक्ष के नेता वहाँ पर बोल रहे हो। तो दूसरी चीज़ की, जब प्रधानमंत्री का अपना जो संबोधन होगा वो 4 बजे होगा। उसके लिए जब एक बार अधीर रंजन चौधरी का डिबेट खत्म हो जाएगा, उनका स्पीच वो सुन लेंगे पीएम मोदी, उसके बाद फिर संभव है कि अपने दफ्तर में चले जाएं और दोबारा 4 बजे के लगभग सदन में आए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसका जितना पालन प्रधानमंत्री के तौर पर किया जाना चाहिए वो निश्चित तौर पर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अपोजिशन के नेता बार बार इस बात को ये कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पूरे समय सदन में मौजूद रहे। सभी जानते हैं और पूरे अविश्वास प्रस्ताव का पूरा इतिहास आप उठाकर देख लें तो एक भी केस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री पूरे समय चर्चा के दौरान मौजूद रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन कामों को भी करना पड़ता है। जैसे संसद भवन परिसर भी जब प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन आते हैं तो उस परिसर में जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है वहाँ पर बैठकर वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं, बहुत सारी मीटिंगें होती रहती हैं, लेकिन उसमें जब जब सदन में ज़रूरत पड़ती है तो वो जाते हैं और 2:15 पर अभी वो जाने वाले हैं। सौरभ जी, बहुत से लोगों की दिलचस्पी है जानने में कि राहुल गांधी जो कुछ बोले पार्लियामेंट के अंदर, क्या उसका जवाब इस सरकार की तरफ से दिया जाएगा? जैसे होम मिनिस्टर ने उन बातों का कोई जिक्र नहीं किया। स्मृति ईरानी तुरंत राहुल गांधी की बात बोली थी तो उन्होंने जरूर ठोककर अपनी बात कही कि आप भारत माता की हत्या कर दी ये कहें और उसके बाद मेज थपथपाएं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हुई, कुछ उनके हिस्से भाषण के एक्सपंज भी कर दिए गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की भाषण में आपको लगता है कि उतनी तवज्जो दी जाए राहुल गांधी की बातों की? और देखिए, प्रधानमंत्री कंटेंट के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी ने कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट थ्रो नहीं किया है जिसको लेके पीएम मोदी उन सारी चीज़ों का जवाब दें। हाँ, सवाल के तौर पे आप देखेंगे या मुद्दों के तौर पे देखें तो 3 ऐसे अटैक थे जिनका निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवाब के दरम्यान उन बिंदुओं को शामिल करेंगे। आमतौर पर पीएम की जो स्ट्रेटजी रहती है कि पूरे अपोजिशन की तरफ से जिन जिन सवालों को या आरोपों को लगाया गया हो उनका वो जवाब दें, तथ्यों के साथ दें, और अगर ऐतिहासिक उदाहरण वैसे कोई मौजूद हो तो उसका भी वो अपने जवाब में उसे शामिल कर लें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जवाब देने का तरीका है। बाकायदा वो जवाब देने से पहले एक रिसर्च करते हैं और जैसा कि पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान अपोजिशन की तरफ से सौरभ लगभग 53 सवाल उठाए गए थे। वो 53 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थे। एक एक सवाल पे क्या जवाब होना चाहिए, क्या इसके सबूत होने चाहिए, क्या तथ्य होने चाहिए, क्या ऐतिहासिक उदाहरण होना चाहिए, उन सब चीज़ों को जवाब देने से पहले उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क तय कर लिया था। उसके बाद भी वो सदन में आते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। इतना ज़रूर है कि अब सत्ता
पक्ष की तरफ से जिस प्रकार के राहुल गांधी की तरफ से आरोपों की उम्मीद की जा रही थी कि शायद राहुल गांधी कोई बहुत ज़्यादा तीखा बयान देंगे, बहुत सारे आरोप लगाएंगे, वो सब नहीं रहा है। राहुल गांधी का भाषण देखें तो अपने आप में न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि अपोजिशन के कई सारे नेता भी बहुत ज़्यादा हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी खुद ये मान रहे होंगे कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा बोला, या आज वो कह रहे हैं कि उनका जो स्पीच था पूरी तरह से दिखाया नहीं गया। अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को लेकर स्पीकर को लेटर भी लिखा है। ये टेलीविजन चैनल पर उनका जो स्पीच था वो पूरे समय ऑन एयर नहीं हुआ। हालांकि बाकी मामले तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसका जवाब आएगा, लेकिन आमतौर पर लोकसभा टीवी की एक स्ट्रेटजी नजर आती है जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है कि जब कोई बहुत ज़्यादा अप्रिय स्थिति दिखे, जैसे वेल में बहुत ज़्यादा सांसद पहुंचने लगे, तो उस तस्वीर को नहीं दिखाया जाता, उससे बचने की कोशिश की जाती है। उसके पीछे मकसद ये रहता है सौरभ कि अगर आप ऐसी तस्वीरों को दिखाएंगे तो जो सांसद वहां हंगामा कर रहे हैं वो और ज़्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि वो इसी मकसद से कर रहे हैं। तो उनको एक तरह से निरुत्साहित करने की कोशिश के तौर पर यह किया जाता है। राहुल गांधी के स्पीच के समय भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसका आपने देखा होगा कि कल शाम में लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा चेतावनी दी थी और नाम लेकर चेतावनी दी थी कि अगर फिर से आगे ऐसा हुआ तो वो कार्रवाई करेंगे। तो उसके चलते अगर कुछ समय के लिए राहुल गांधी स्क्रीन पर नहीं देखे होंगे वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने आज बाकायदा आरोप लगाया और अधीर रंजन चौधरी हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है स्पीकर को कि आखिर उनको टेलीविजन पे इतने समय तक क्यों नहीं दिखाया गया। सौरभ जी अच्छा, और जो दूसरा मामला था जिसको कल बीजेपी की महिला सांसदों ने उठाया, वो फ्लाइंग किस जो राहुल गांधी ने दी, ऐसा आरोप लगाया और कहा गया कि चिट्ठी में तो ये लिखा है कि सीधे स्मृति ईरानी सामने बैठी थी, उनकी तरफ देखकर उन्होंने ये इशारा किया। क्या इस पर आगे कुछ मामला बढ़ रहा है? कोई स्पीकर की तरफ से कुछ पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? कल रात तक सौरभ हमने इस पे पूछा था और आज भी दोपहर में पूछा कि क्या इस पे कोई आप कमेटी बना रहे हैं, कोई या वैसी जो अनुशासन समिति होती है उसको भेजने की बात या विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात। तो उनका ये कहना था लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का कि अभी ये तय नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर सवाल उठाया गया, जैसा कि विपक्ष की तरफ से इस बात को कहा जा रहा था, कुछ सांसदों ने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जैसे कहा था ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था कि ये गुड जेस्चर के तौर पर किया गया था, या दूसरे सांसदों ने भी इस बात को कहा कि क्यों ऐसी गंदगी वाले आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ बड़े लोगों का ये कहना था कि, और ये सौरभ बहुत सामान्य सी चीज़ है कि अगर आप कहें कि फ्लाइंग किस बहुत सामान्य सी बात है, सही बात है, बहुत सामान्य सी बात है, लगभग हर एक घर में, लेकिन आप हर एक घर में और कोई भी व्यक्ति निकर पहन के भी घूमता है, बाहर भी आता है। जैसे यहाँ संसद भवन में बीए चौक पर आप निकर पहन के आ सकते हैं, लेकिन क्या आप सदन में निकर पहन के जाना पसंद करेंगे? निकर पहन के जाएंगे, बनियान पहन के जाएंगे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कौन सी जगह पे आपको करनी है या नहीं करनी है, उसका एक एथिक्स होता है। राहुल गांधी ने शायद उस एथिक्स का ध्यान नहीं रखा और इसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बल्कि अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर असहज थे कि उनको इतना क्यों नहीं समझ में आया कि ऐसे समय में जब वो इतने गंभीर आरोप। जी अच्छा, लिंक फेल हो गया, देवेंद्र की बात बीच में रह गई, दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये इस मामले में अभी आगे मतलब कोई बहुत कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि भाई सेंस यही है, जितने भी लोगों से बात हो रही है कि जो भी कुछ आचरण राहुल गांधी ने किया, फ्लाइंग किस दिया, किसकी तरफ देखा वो अलग बात है, लेकिन वो आचरण कम से कम संसद की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। आप पार्लियामेंट हाउस में बैठे, इसको आप नहीं भूल सकते। जो भी कुछ आप करें उसके अनुकूल होना चाहिए। कहानी कुर्सी की रोज करते हैं और किसी दिन कोई फिल्मी सितारा भी आता होगा इंडिया टीवी पे। अभी तक तो नहीं आया, मतलब इस कार्यक्रम में तो नहीं, इस कार्यक्रम में नहीं, आप ही सितारे हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग समय पे तो फिल्मी सितारा आता है तो अपने अंदाज में आता है। हो सकता है फिल्मी सितारा फ्लाइंग किस भी करे, हो सकता है कि गले लगे, कुछ और करे, लेकिन क्या यहाँ आप हम में से किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आएगा और शो में कहानी कुर्सी की, राजनीति की बात चल रही, सदन की बात चल रही, फ्लाइंग किस करेगा? देश में जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा क्या? मतलब मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं। जो लोग ये कल से ये बहस चल रही है और मैं तो कह रहा हूं इसके आगे जाइए ना। गलत तो कुछ भी नहीं है, गलत तो आप किसी तरह के संबंध किसी पुरुष स्त्री के साथ बनते हैं और अब तो उसके आगे भी बात चली गई, लेकिन कहां पर कौन कर रहा है और उसके बाद भी अगर ये तर्क आ रहे हैं, कुतर्क की इंतहा है, इसको आप अफेक्शन बता रहे हैं, इसको आप बता रहे हैं कि ये तो स्नेह भरा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तमाशा कर दिया। कल दो महिला नेताओं का रिएक्शन आया, एक कांग्रेस पार्टी की नेता थी और एक कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेता थी, सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने तो ये कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, झूठी बातें कांग्रेस बीजेपी उठा रही है मुद्दे से डिरेल करने के लिए। उनका जवाब सटीक साफ था कि भाई इसको कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा कि वो तो जेस्चर ऑफ अफेक्शन है। अब आप लोग इतनी नफरत में जीने के आदी हो गए हैं कि आपको किसी का कोई स्नेह भरा कोई जेस्चर है, आपको वो भी नहीं भाता है, वो भी नहीं सुहाता है।
प्रियंका चतुर्वेदी और राहुल गांधी दोनों को पता होनी चाहिए कि एक संसदीय शुचिता होती है। संसद और सड़क में फर्क है। आप जो काम अपने घर के ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, क्या वो सार्वजनिक रूप से भी करेंगे? ये वो ड्राइंग रूम में जो कुछ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा, गैर कानूनी नहीं हो रहा है, कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वही व्यवहार आप सार्वजनिक रूप से करें तो उन दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं? एक सांसद से, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता से किस तरह के आचरण की उम्मीद की जाती है? सवाल इसका है कि आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप भाषण देंगे तो आपके भाषण जो रैली में होते हैं, जो संसद में होते हैं, उसमें फर्क नहीं होगा, आपके आचरण में फर्क नहीं होगा। और इस तरह का आचरण देखिए, इसीलिए संसद की एक समिति बनी है, एथिक्स कमेटी। वो ऐसे ही मामलों के लिए बनी है कि अगर किसी सांसद का आचरण उस जो संसदीय शुचिता है उसके खिलाफ है तो उसके खिलाफ एक्शन हो। आपके हिसाब से मामला उस कमेटी को जाने लायक है? बिल्कुल। अगर 22 महिला सांसदों ने पिटीशन किया है तो ये तो स्पीकर का दायित्व बनता है कि वो कमेटी को भेजें। अरे देखिए, ये दूसरा स्पीकर मामला होगा गांधी परिवार का जो एथिक्स कमेटी में जाएगा। स्पीकर ओम बिरला जो है अब बैठ गए हैं आसन पर, अभी वो नहीं थे, उनकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति थे। इसका मतलब कि अब प्रधानमंत्री वहां पर आने वाले हैं, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री जो है सदन में पहुंच सकते हैं। अभी कोई और वक्ता जो है इस वक्त बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी को बोलना है और उनके बाद फिर प्रधानमंत्री का भाषण होगा, ये हमको बताया गया है। और प्रधानमंत्री के ये शिवसेना के सांसद हैं राहुल शिवाले, उनका भाषण चल रहा है और इनके बाद लगता है कि अधीर रंजन चौधरी का ही भाषण होगा। अब जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, लगा कि वो उस जिम्मेदारी के अनुकूल बात नहीं अपनी रख पाए या पहुंचा पाए लोगों तक, क्या अधीर रंजन चौधरी कर पाएंगे? ये भी अधीर जी अच्छे वक्ता हैं, वो सड़क से जमीन से उठ के नेता बने हैं और कई बार मतलब जीते हैं चुनाव। और कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको नेता सदन के रूप में अपनी पार्टी के नेता बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। और बस दिक्कत उनकी भाषा की दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि बंगला भाषी हैं, हिंदी और अंग्रेजी में उनका उतना अधिकार नहीं जितना बंगला में है। बेहतर हो अगर वो अपनी बात बंगला में कहें, क्योंकि लोकसभा में तो अनुमति है। आप देखिए तमिलनाडु के सारे सांसद जो है ज़्यादातर वो तमिल में बोलते हैं, बाद में उसको वो सब साथ के साथ उसका अनुवाद होता रहता है। तो शायद अगर उनको ज़्यादा फोर्सफुली अपनी बात, लेकिन तमिलनाडु के सांसदों को तमिलनाडु तक ही अपनी बात पहुंचा करके वो उनको लगता हो गया, लेकिन इनको तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, नेशनल पार्टी के नेता तो है। लेकिन अगर आप या तो अंग्रेजी में बोले, अगर हिंदी में आपको दिक्कत है, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर एक भाषा में बोले, किसी एक भाषा में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अब जैसे निर्मला जी हिंदी बोली आज, ठीक है, आमतौर पर अंग्रेजी में बोलती हैं, तो कई बार कई गैर हिंदी भाषी लोग भी हिंदी में बोलते हैं। तो अधीर जी के साथ दिक्कत यही है कि इतने लंबे समय से समझ के वो रहे हैं, लेकिन उनका हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत है उनकी, तो इसलिए कई बार उस कम्युनिकेट करने में उनको दिक्कत होती है। ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है ना कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अंग्रेजी में बोलते हैं अगर आप, तो ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप दक्षिण भारत के लोगों तक ज्यादा बात पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास शशि थरूर जैसा एक अच्छा वक्ता मौजूद है जो अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं। ब्रिटिश संसद तक में वो बोल चुके हैं, जिसपे वो जो है उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस किया था, जो बहुत उनका वायरल हुआ था, वीडियो याद करिए, जो उन्होंने पूरा लेकिन उनको मौका नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी, उनका नाम वक्ताओं में नहीं है, जबकि होना चाहिए था हमारे लोगों के हिसाब से। अब ये तो कांग्रेस पार्टी क्या सोच के तय करती है कि उसको किस तक बात पहुंचानी, किसको नहीं पहुंचानी है। अधीर रंजन चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नेता, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं सदन में, और अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली जो इंडिया अलायंस है उसके भी एक तरह से नेता के रूप में बोलेंगे वो सदन में। तो वो आज एक तो पहले मुझे लगता है हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे। मौका ऐसा है, ज्यादा हिंदी में बोलते हैं। पिछले ज्यादातर लोगों तक बात, पिछले विश्वास प्रस्ताव में खड़गे जी थे नेता, और खड़गे जी ठीक ठाक बोले थे, मुझे अच्छी तरह याद है, खड़गे जी बोले थे ठीक ठाक। और सबसे दिलचस्प बात जो होने वाली है, अगर
ज्योतिराज सिंधिया बोलते हैं तो पिछले अविश्वास प्रस्ताव में वो विपक्ष अभी की तक तरफ से तो- बोले थे, डिप्टी लीडर थे। हो सकता है आज वो इसीलिए इधर से उनका नाम बोलेंगे। हटा दिया गया। कल तक तो हमें पता था कि वो बोलेंगे, आज अभी तक तो नहीं सुन एक रहे और कि उनको दिलचस्प बात बोलना है। बताऊं आपको सर एक ब्रेक में ले लूं, एक गागर में सारी सागर, बातें गागर दिलचस्प है, मैं किस गागर पर में रुकूंगा सागर में आपको? सागर। कल जब अमित शाह जी बार बार यूपीए के जमाने के कथित घोटालों को गिना रहे थे, कहते ये घोटाला कब हुआ यूपीए में, ये घोटाला कब हुआ, तब पीछे सांसद यूपीए चिल्ला रहे थे और ये सिंधिया चुप बैठे हुए थे। कैसे और उनका जो है भाव भंगिमा देखने लायक थी। करूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद सभी बातें दिलचस्प होती हैं यहाँ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।